अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आप लोग कैसे हैं सारे। आई होप कि आपको न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 समझ में आ रहा होगा और आपने पिछले टॉपिक्स को रिवाइज भी किया होगा। देखो बेटा, अगर आप पिछले टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करेंगे और आप समझेंगे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक ही समझ आ जाए तो उसके लिए आप बस ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ना है। आज हमने चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है और आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो बच्चों, आज हमने न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन आप सबके यहाँ से पूछे जाते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन है पूरी तरह से, इसमें से शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं। इस टॉपिक को अगर आपको लॉन्ग आएगा तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपने याद रखनी है, यही सीक्वेंस होगा लॉन्ग में इसको अटेम्प्ट करने का। आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन के नीचे वो देनी है, फिर आगे अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके है, उसके बारे में डिटेल्स देनी है। ठीक है, तो इसका थोड़ा कंसेप्ट लेंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, फिर इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको कवर करते हैं। देखो बच्चे, आप जानते हैं कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास उसके अंदर जो सॉर्ट ऑफ मिसमैच होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन का बिटवीन प्रोटॉन्स है ना, उनका मिसमैच होता है, जिससे उसकी जो एनर्जी होती है वो मैनेज नहीं हो रही होती। क्योंकि उसकी एनर्जी मैनेज नहीं हो पा रही होती, उसके पास सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, तो वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करता है। ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, ये अपने अंदर से कोई भी चीज़ अनस्टेबल होती ही तब है जब सॉर्ट ऑफ आप कह लीजिए कि वो ज़रा हायर एनर्जी स्टेट में होती है। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है बेटा, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, ये अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, कैसे? अपने अंदर से उस एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल कर। तो सर वो एक्स्ट्रा एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी? रेडिएशंस की फॉर्म में निकलेगी बेटा। ये अपने अंदर से रेडिएशंस को निकालेगा, मिशन करेगा रेडिएशंस की, और वो रेडिएशंस बेसिकली उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है जो इस अनस्टेबल न्यूक्लियाई के पास एक्स्ट्रा फॉर्म में मौजूद थी, ज़्यादा मौजूद थी, तो उसको निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, इमिशन ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, इसमें से रेडिएशंस निकलेंगी और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या इतना ही सिंपल है? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। एक बात इसमें और समझने वाली है कि जब उसमें से ये रेडिएशन निकलती हैं तो होता ये कि जो न्यूक्लियाई होता है वो ही बदल जाता है। By the emission of radiations, an unstable nuclei, though it changes into more stable nuclei, but also its element is changed. पहले वो जिस एलिमेंट का पार्ट होता है, बाद में वो किसी और एलिमेंट का पार्ट बन जाता है। न्यूक्लियस बदल जाता है बेटा इमिशन ऑफ रेडिएशंस के बाद। ठीक है, ठीक है, और हमने ये समझा कि ये सारा कुछ रेडियोएक्टिविटी के नतीजे में हो रहा है, उसमें से रेडिएशन निकल रही है, उस वजह से वो अपने आप को स्टेबल तो कर पा रहा है, लेकिन वो किसी और न्यूक्लियस में भी चेंज हो रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो, इन विच ए पेरेंट, इसके अंदर एक पेरेंट, मतलब पेरेंट इसको बोलेंगे जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में है। ठीक है, जो है वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड मतलब न्यूक्लियस चेंजेस इनटू मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड, वो एक ज़्यादा स्टेबल और कह लीजिए कि किसी और तरह के एक और न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो जाता है। डॉटर न्यूक्लियस मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो इस न्यूक्लियस से बनता है, इसी से आगे बनता है। ठीक है, तो इट चेंजेस इनटू मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड विद द इमिशन ऑफ रेडिएशंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आसान अल्फाज में अनस्टेबल न्यूक्लियस का स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज हो जाना। ठीक है, और बाय द इमिशन ऑफ रेडिएशंस, और ऐसे चेंज होना कि उसकी टाइप ही चेंज होगी। पहले वो कोई और न्यूक्लियस था, बाद में कोई और न्यूक्लियस बन गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब आपको पता है जो रेडिएशन होती है वो 3 तरह की होती है। क्योंकि 3 तरह की रेडिएशन होती है, इसलिए न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन को अचीव करने के लिए हमारे पास 3 जो है वो वेज हैं। पहला क्या है, उसमें से अल्फा रेडिएशन निकले, दूसरा क्या है उसमें से बीटा रेडिएशन निकले, और तीसरा क्या है उसमें से गामा रेडिएशन निकले। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ये हो सकती है कैसे? थ्रू अल्फा डीके। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेडिएशंस के निकलने से हो सकती है, थ्रू बीटा डीके। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स के निकलने से, या फिर गामा डीके। हम जानते हैं कि ये 3 तरह की रेडिएशन होती हैं जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई से निकल सकती हैं। तो इन तीनों के अगर ये निकल रही है तब भी हो जाएगा, ये निकल रही है तब भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, तभी ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि अल्फा डीके में कैसे होती है न्यूक्लियर
न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन मतलब न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आती हैं जब अल्फा डिके होता है। तो अल्फा डिके का मतलब है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन बाय द क्रिएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, है ना। अल्फा पार्टिकल्स की समझ आएगी हमें तो फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि जब ये पार्टिकल्स उस अनस्टेबल न्यूक्लियस में से निकलेंगे तो उसमें क्या चेंजेस लेके आएंगे। पहले हमें इनकी नेचर पता होनी चाहिए। तो बेटा जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स क्या है बेटा, अल्फा पार्टिकल्स दे आर द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। मतलब हीलियम के जो एटम में न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल उसी से मिलते जुलते हैं आपके अल्फा पार्टिकल्स। आपको पता है हीलियम के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स में भी 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था और उसमें से मान लीजिए ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, ये भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें से पुचक करके कुछ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए बाहर। इसने अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की और अंदर से इसने 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकाल दिए, तो उसको क्या कहेंगे, इसने अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को निकाला। तो अल्फा पार्टिकल सुनने में तो एक पार्टिकल लगता है लेकिन असल में ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स के इमिशन को कहते हैं। ठीक है, ये इकट्ठे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, एक टाइम से नहीं निकलते, एक साथ ही निकलते हैं। ये है आपका अल्फा पार्टिकल। इसका सिंबल भी ये होता है, इसको ऐसे शो करते हैं He, मतलब ये हीलियम का जो न्यूक्लियस है इसमें He हीलियम, और ये इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका मास नंबर 4 होता है क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जो है इनका अगर हम मास की बात करें तो इनका मास होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि 2 प्रोटॉन का मास 2 एटॉमिक मास यूनिट और 2 न्यूट्रॉन का मास फर्दर 2 एटॉमिक मास यूनिट, दोनों को ऐड करेंगे 4 एटॉमिक मास यूनिट। और इनका जो चार्ज होता है, इनका जो चार्ज होता है वो आप देखिए, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पे कंसिस्ट कर रहे हैं तो 2 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होगा, लेकिन चार्ज पॉजिटिव होगा, और 2 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन पे, इसलिए न्यूट्रॉन से कोई चार्ज की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। ओके बेटा, अजान हो रही है, अजान की हम थोड़ी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो हमने पढ़ा कि अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है उससे रिजेंबल करते हैं, जैसे उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स भी बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं। एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर, एक अनस्टेबल एलिमेंट के अंदर से जब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं। इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं He मतलब हीलियम, जो कि इनकी रिजेंबलेंस है, और ये 2 प्रोटॉन को शो कर रहा है और ये शो कर रहा है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को। ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इनका मास 4 AM के इक्वल होता है और इनका चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जितना इन पे चार्ज होता है। अच्छा, जब अल्फा डिके होता है, जब अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं और न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उसके नतीजे में जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, मतलब जिसमें से न्यूक्लियस निकले हैं, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, और जो बनने वाला नया न्यूक्लियाई होता है, नया न्यूक्लियस बन रहा होता है उससे, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियस बोल रहे होते हैं, वो उसमें वो कैसे डिफरेंट होता है पेरेंट से, इस पूरी चीज़ को बताने के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं, इसको कहेंगे जनरल इक्वेशन। उसमें हम ये पूरी चीज़ डिस्क्राइब करेंगे। आपकी बुक में उसने इसको न्यूक्लियर इक्वेशन भी कहा हुआ है पीछे डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में, ये जनरल इक्वेशन भी होती है। तो हम उसमें करते ये हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पेरेंट न्यूक्लियस है, मतलब इसमें से अल्फा पार्टिकल्स में निकलना है, इसमें से ही बीटा वाले निकलेंगे, इसी में से गामा वाले निकलेंगे। कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस हम उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखो बच्चे, ये एमिशन करता है अल्फा पार्टिकल्स, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकले, देखिए अल्फा पार्टिकल्स निकले, इसमें हम इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स निकले तो आपको पता है एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। इसका मतलब ये है कि 2 प्रोटॉन निकल गए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए। ठीक है, अब आप देखिए जब इसमें से ये पार्टिकल निकल गया तो साथ में अब ये ऑब्वियसली चेंज होगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 की कमी हो जाएगी, इट्स एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2। ठीक है, Z हो जाएगा -2, और इसका जो मास नंबर है वो इट विल डिक्रीज बाय 4। ओके, वो सारी चीजें ट्रांसफर हो गई है अल्फा पार्टिकल को। मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4, एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2। अब आप जरा गौर करो, ये आपके पास जो नया अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन के बाद जो न्यूक्लियस बचा है, ये उस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज है। इसको जरा इस
न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज मैच करेंगे इस अनस्टेबल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के साथ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर बदल गया है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर से जब एटॉमिक नंबर बदल जाता है तो न्यूक्लियस ही बदल जाता है, तो हम इसको x नहीं लिख सकते, इसको हम y लिखेंगे, ठीक है। और चूंकि ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस से डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये डॉटर न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये पेरेंट न्यूक्लियस है। जो बना है नहीं हम उसको डॉटर बोलेंगे, और जिससे बना है जो टूटा है जिसमें अल्फा और डॉटर न्यूक्लियस निकला है उसको बोलेंगे पेरेंट। और ये ऑब्वियसली अनस्टेबल था और ये स्टेबल है, ठीक है। और ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें पूरी बता रही है कि जब अल्फा डिके होता है तो अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर क्या बदलाव होता है, उसका जो एटॉमिक मास नंबर है उसमें 4 की कमी हो जाती है, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है, और वो किसी और न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल हम आपको देते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, एक ऐसे एलिमेंट की एग्जांपल देते हैं जिसमें ऐसे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन करते हैं। इसकी एग्जांपल है रेडियम। ये रेडियम है बेटा, रेडियम जो है ना, जब अल्फा पार्टिकल्स इसमें से निकलते हैं, ये देखिए इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स 2 4, तो क्या होता है बेटा, रेडियम अब जिस नए रेडियम का जो न्यूक्लियस है ये ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा बाय द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब ये जिस नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा उसकी तरह हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को ट्रेस करते हैं। तो देखो एक रूल याद रखना, यहाँ ऊपर भी हमने इस रूल को फॉलो किया, नीचे भी फॉलो करेंगे, और वो ये कि इस इक्वेशन की राइट साइड पे जो एटॉमिक नंबर का सम होगा और मास नंबर का सम होगा उसको बराबर होना चाहिए लेफ्ट साइड पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के। तो यहाँ एटॉमिक नंबर 88 है, यहाँ 2 तो आपका अल्फा पार्टिकल का हो गया, तो जो नया आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 86 होना चाहिए ताकि वो इस पूरी चीज को 88 कर दे। और एटॉमिक मास नंबर अगर यहाँ 226 है और यहाँ 4 है तो यहाँ पे 222 होना चाहिए उस नए न्यूक्लियस का, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल्स के इमिशन से बनेगा। तो उसको हम लोग ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसका एटॉमिक नंबर इतना, मास नंबर इतना। अगर हम इसको टेबल पे जाके देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो ये इस चीज से मैच कर रहा है, ये रेडॉन, ये यानी कि रेडॉन के न्यूक्लियस में चेंज हो गया। तो आप देखिए ये न्यूक्लियस रेडियम का था, इसने अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन की और ये रेडॉन में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग पेरेंट न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है और ये आपका अल्फा पार्टिकल है। तो ये पूरी हमें इक्वेशन बता रही है कि रेडॉन बाय द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स चेंज हो गया, रेडियम बाय द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल चेंज हो गया रेडॉन के अंदर। यही है आपका अल्फा डिके। अल्फा डिके में ऐसे हुआ और यही तो है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, बदल जाना न्यूक्लियस का, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट हमें इस डिके में ये पता चला कि जब अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, जैसे रेडॉन है, जैसे यहाँ पे हमने इसको बोला है, जो हमारा पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है उसका एटॉमिक मास नंबर -4 हो जाता है, मतलब उसमें 4 की कमी हो जाती है, और उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो इट विल डिक्रीज बाय 2। ये रिजल्ट आया हमारे पास, ठीक है। और सोर्स क्या है अल्फा डिके, मतलब किस तरह के जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं जिनके अंदर से आमतौर पर अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं वो अल्फा डिके करते हैं। तो इसका आंसर है अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिनके पास एक्सेस में है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दोनों की इमिशन करते हैं और इससे निकलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पूरा अल्फा डिके था, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम जाते हैं बीटा डिके की तरफ। तो बच्चों हमने भी अल्फा डिके को समझा कि अल्फा डिके के थ्रू क्या क्या चेंजेस आती हैं न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह की होती है, ठीक है। आपने यही चीज़ें याद रखनी है। अब आते हैं बीटा डिके की तरफ। बीटा डिके में क्या होता है? बीटा डिके में न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन होती है बाय द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। पहले समझते हैं बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं न्यूक्लियस के अंदर से, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, इसको कहते हैं इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स, और इसको कहते हैं बीटा डिके। और इसके नतीजे में उस न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस आती हैं, उसको हम समझते हैं यहाँ पे। लेकिन पहले हम बीटा पार्टिकल्स को समझने अच्छी तरह। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे, E फॉर इलेक्ट्रॉन और B फॉर बीटा पार्टिकल, दोनों तरह से शो कर सकते हैं। ये इनका चार्ज शो है यहाँ पे -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, इसलिए -1। और ये इनका मास शो है, इनका मास नंबर 0 है, मतलब इनका मास ना होने के बराबर होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा
एटम होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का तो मैस फिर भी सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मैस उन दोनों के कंपैरिजन में ना होने के बराबर होता है, इसलिए हम इसका मैस 0 लेते हैं। तो ये इसका मैस रिप्रेजेंट हो रहा है और ये इसका चार्ज रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं बीटा -1 0, ठीक है। अब इसका मैस 0 और चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन जितना और माइनस चार्ज, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, इसकी कुछ नेचर हमने समझ ली क्या होते हैं बीटा पार्टिकल्स। अब हम देखते हैं जब बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे तो क्या कैसे होगी न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, उसकी इक्वेशन देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास में अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। इसमें से ये बीटा पार्टिकल निकला, ये देखिए हमने बीटा पार्टिकल इसमें से निकाला। तो जरा देखिए जैसे ही इस बीटा पार्टिकल निकला तो जो न्यूक्लियस है जिसमें से ये बीटा पार्टिकल निकल रहा है उसमें उसके एटॉमिक नंबर और उसके मास नंबर में जो चेंजेस आ रहे हैं हम उसको ट्रेस करते हैं। हम आपको एक रूल बता चुके हैं कि इस इक्वेशन की राइट साइड पे जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे, उनके एटॉमिक नंबर्स का सम और उनके मास नंबर्स का सम, लेफ्ट साइड पे जो आपके पास एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के सम के बराबर होना चाहिए। जरा देखिए गौर से, अगर यहाँ -1 है, अभी राइट साइड पे एटॉमिक नंबर -1 आ रहा है, जबकि लेफ्ट साइड पे एटॉमिक नंबर z है, तो यहाँ पे भी z होना चाहिए। टोटल आपके पास एटॉमिक नंबर शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर्स शुड बी इक्वल्स टू z। तो जो नया यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे जो भी चीज़ एग्जिस्ट करेगी उसका एटॉमिक नंबर z+1 होना चाहिए, जो कि z+1 में जब हम -1 जोड़ दें तो ये z बन जाएगा, जैसे यहाँ पे z है, ठीक है। और उस चीज़ का जो भी चीज़ यहाँ पे होगी उस चीज़ का मैथ नंबर कितना होना चाहिए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी सबका मिला के 0 ए होना चाहिए, तो यहाँ 0 है तो उसका मैथ नंबर ए से रिप्रेजेंट होना चाहिए, उसका ए जितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए अब अगर आप कंपैरिजन करिए, ये जो यहाँ पे एलिमेंट बन रहा है ये है क्या बेसिकली, ये यही न्यूक्लियस था जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब जरा देखिए इसका एटॉमिक नंबर इस एटॉमिक नंबर से मैच नहीं कर रहा। हम आपको बता चुके हैं कि जब एटॉमिक नंबर्स बदल जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बदल जाती है, एटॉमिक नंबर बदल जाते हैं, तो फिर वो न्यूक्लियस ही बदल जाता है। जैसे हमने अल्फा में किया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो हमने एक्स को वाई कर दिया, रेडियम को रेड आउट कर दिया, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। तो ये अब एक्स नहीं रहेगा, इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्या मतलब है, ये न्यूक्लियस ही बदल गया है, ये बदल के किसी और न्यूक्लियस में चेंज हो गया है। तो जो पहले था उसको बोलेंगे इट्स पेरेंट, और जो बाद में बना उससे बना उसको बोलेंगे डॉटर, ठीक है। देखो लड़कों की कोई इज्जत नहीं है, पेरेंट से डॉटर, ठीक है। और ये बीटा पार्टिकल और ये एनर्जी अगर निकल रही है, ये एनर्जी यहाँ अल्फा डिके में मिलेगी आपको, ये बीटा में मिल रही है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो सॉरी, उससे पहले ये समझ लें कि इससे हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला कि बीटा डिके के नतीजे में न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाएगा और उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप, एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया और उसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया, जबकि उसका जो मास नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसको समझते हैं ऐसा कैसे होगा, इसको बाद में समझते हैं। पहले देखो एग्जांपल देखो, कार्बन 14 है, ये बीटा डिके करता है, इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है, तो ये देखिए एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 होगा तो 7 - 1 7 - 1 6 हो पाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इसको मैच कर पाएगा। और जो भी यहाँ पे नया न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, उसका मैस नंबर आपको पता है 14 होगा, 14 + 0 14 और यहाँ 14 दोनों तरफ बराबर मैस नंबर्स। अब ये 7 14 वाला कौन सा न्यूक्लियस होता है, कौन सा एटम होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, तो ये नाइट्रोजन होता है। तो क्या होगा बेटा, कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा बाय द इक्वेशन ऑफ बीटा पार्टिकल, ठीक है। ये सब एनर्जी भी होती है, ठीक है, इस एनर्जी से ये दोनों मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हमारा डॉटर न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस हो गया और ये बीटा पार्टिकल। अब रिजल्ट क्या आया इस पूरी चीज़ का, रिजल्ट आया कि जब भी बीटा डिके होगा तो जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस होगा एटॉमिक नंबर उसका सेम रहेगा, सॉरी उसका मास नंबर सेम रहेगा, 14 14 A सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर में A का इंक्रीमेंट आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा एटॉमिक नंबर, 6 से 7 हो जाएगा, Z से Z+1 हो जाएगा। सोर्स क्या होता है इस बीटा डिके करने वाली, बीटा डिके का सोर्स क्या होता है, मतलब कैसे न्यूक्लियस होते हैं जिनमें से न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो याद रखिए ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास एक्सेस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो अपने न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करते हैं तो उनको न्यूट्रॉन को ऑब्वियसली जब हमने प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है तो आपको साथ में इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज करना पड़ेगा। आप यूँ समझ लीजिए जैसे न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलाने से बना हुआ है, तो जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, वो क्या है, वो है बीटा पार्टिकल, ठीक है। गैमा डिके आखिरी है, इसमें क्या होगा, ये इसमें एमिशन होगी गैमा रेडिएशन की,
गैमा रेडिएशंस क्या है? हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में से निकल रही होती हैं, ठीक है। एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें से पहले अल्फा रेडिएशंस निकलती हैं या बीटा रेडिएशंस निकलती हैं, ऐसा देखा गया है कि जब वो अल्फा या बीटा रेडिएशंस की इमिशन करता है तो उसके बाद उस न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस आती हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना, वैसे ही न्यूक्लियस भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। आप यूँ समझ लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन्स के कुछ ऑर्बिट्स होते हैं ना, हाई एनर्जी वाले, लो एनर्जी वाले, वैसे न्यूक्लियस में भी ऑर्बिट्स होते हैं, हाई एनर्जी वाले और लो एनर्जी वाले। अल्फा और बीटा डिके के नतीजे में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, उसके पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। और आपको पता है हाई एनर्जी स्टेट में कोई चीज़ भी स्टेबल नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर, लो एनर्जी स्टेट में वापस आते हैं अपने आप को लेके। तो जब वो वापस आते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी निकालनी पड़ती है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है? वही है हमारी गैमा रेडिएशंस, ठीक है। जिसकी जब गैमा रेडिएशंस निकलती हैं किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से, तो इक्वेशन क्या बनती है? देखिए ये हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, हम हमेशा अनस्टेबल न्यूक्लियाई को एक्स से शो करेंगे और जो उससे बनेगा अगर उसमें एटॉमिक नंबर वगैरह चेंज आ गया तो उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ये इसमें से गैमा रेडिएशंस निकल रही हैं बेटा। गैमा रेडिएशंस का कोई मैस नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, ना कोई चार्ज है ना कोई मैस है। चूँकि इनका कोई ना मैस है ना कोई चार्ज है, तो जिसमें से ये निकलेंगी उसके एटॉमिक नंबर में और मैस नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये देखिए एक्स ही रहा है, यहाँ जेड रहा है और ए रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा मैस नंबर में, एटॉमिक नंबर में। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ स्टार लगा हुआ, यहाँ स्टार नहीं है। क्या मतलब? ये यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी कम है। वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ चुका है और एक्स्ट्रा एनर्जी को उसने इस फॉर्म में निकाल दी है। साथ में थोड़ी सी एनर्जी और भी होती है, वो भी डालते हैं हम साथ में, जिससे ये थोड़ा मूव करता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल सर कोई दें तो कोबाल्ट 6027 इसकी एग्जांपल। वो कोबाल्ट 6027 वाला जो न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो गैमा पार्टिकल्स को रिलीज करता है विद सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोशन, ठीक है। रिजल्ट क्या है इस गैमा डिके का? जब अगर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस गैमा डिके कर रहा है तो उसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी? रिजल्ट बता रहा है कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर जो है उतना ही रहेगा, मैस नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। और इसका सोर्स क्या होता है? अनस्टेबल एक्साइटेड न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। ये गैमा डिके भी हो गया हमारा, हमने बड़ी अच्छी तरह समझ लिया कि अल्फा बीटा गैमा डिके क्या होता है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस टॉपिक को अच्छी तरह लर्न कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। हाफिज़।